जी अस्सलाम वालेकुम। एफबीआर ने अक्टूबर 31 2024 की डेट में एक प्रेस रिलीज इशू की है अपनी वेबसाइट के ऊपर रिगार्डिंग एडवांस स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर अब एक स्टॉक रजिस्टर सिस्टम अनाउंस करने की बात की जा रही है जिसको इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 का नाम दिया गया है। और इस सिस्टम के अंदर आपका जो स्टॉक है जो आपके शॉप पे पड़ा है, गोदाम पे पड़ा है, फैक्ट्री पे पड़ा है, उसकी मूवमेंट को चेक किया जाएगा। उसका आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट है, आपको इसके ऊपर क्या कंप्लाइंस क्या क्या रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों के ऊपर हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिस्टम 2.0 का इसको नाम दिया गया है, जिसमें जो स्टॉक रजिस्टर सिस्टम है इसको मेंटेन किया जाएगा। थोड़ा सा हम पहले एक ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं कि अभी हम सेल्स टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उसमें हम लोग एक एनेक्जर एफ फाइल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम अपना जो स्टॉक राइट का जो कैरी फॉरवर्ड है, स्टॉक इनपुट का जो कैरी फॉरवर्ड है वो हम उसमें क्लेम करते हैं विद इंपोर्ट एंड लोकल दोनों के ऊपर हम उसमें डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं। उसके अलावा एनेक्जर जे जो फाइल होता है दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरर्स, उसमें वो अपनी जो प्लांट की कैपेसिटी है और उसके बाद जितनी प्रोडक्शन की जितना स्टॉक क्लोजिंग पड़ा हुआ था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है विद द इनपुट टैक्स, उस पर कितना अमाउंट आप इनपुट टैक्स का क्लेम आगे से आगे करेंगे जो अभी आपने सेल नहीं किया, जो आपकी अभी स्टॉक के अंदर मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने अक्टूबर की रिटर्न फाइल की, उसमें आपने अपना जो इनपुट टैक्स क्लेम दिखाया है, जो भी आपने कैरी फॉरवर्ड किया आगे आप क्लेम करेंगे, दैट वाज अराउंड 5 मिलियन। अब इस 5 मिलियन के अगेंस्ट अभी हम कोई आइटम वाइज डिटेल एफबीआर को प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब एफबीआर हमसे क्या मांग रहा है कि मुझे इसकी आइटम वाइज डिटेल चाहिए। अब आइटम वाइज डिटेल में अब डिफरेंट चीजें आ जाती है जो हमें चैलेंजेस फेस करने को हो सकता है फेस करने पड़े। उसमें सबसे पहले कोई भी आइटम अगर एक फिनिश गुड का पार्ट है तो उसमें रॉ मटेरियल्स से कन्वर्ट होके उसको फिर फिनिश गुड में कन्वर्ट किया। अब रॉ मटेरियल्स आपके पास 100 एग्जाम के भी हो सकते हैं, 50 के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि आपके पास एक फिनिश गुड को बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ स्टॉक सिस्टम, स्टॉक रजिस्टर सिस्टम की बात की जा रही है। अब स्टॉक के अंदर तो आपका एक फिनिश गुड भी होता है, उसके बाद आपका वर्क इन प्रोसेस होता है, उसके अलावा कुछ आपने जो अभी स्टॉक बुक किया होता है जिससे आपका स्टॉक इन ट्रांजिट होता है, वो भी सारा कुछ आपका स्टॉक का पार्ट होता है जिसकी आप पेमेंट कर दिए, स्टॉक इन ट्रांजिट है। वर्क इन प्रोसेस में कुछ रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है, कुछ रॉ मटेरियल की शेप में पड़ा होता है और कुछ आपका फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ होता है। अब इन सब चीजों की एफबीआर आपसे कह रहा है कि मुझे आइटम वाइज डिटेल चाहिए पूरे महीने की। अब इसमें फिनिश गुड के अंदर आपके पास हजारों आइटम पड़ी हुई है अगर किसी भी बिजनेस के अंदर, तो या अगर उसके पास शॉप के अंदर पड़ी है, गोदाम में पड़ी है, फैक्ट्री में पड़ी है, फिनिश गुड की वो अलहदा आपको बताएगा कि अगर आपने 5 मिलियन का ये आपने इनपुट टैक्स मुझे डिक्लेयर कर रहे हो महीने के एंड पे, तो इस 5 मिलियन का मुझे ब्रेकअप बताओ। अब इन सब चीजों का आप उसको डिटेल देंगे, इन सब चीजों के बाद इन सब का जो टोटल बनेगा दैट विल बी 5 मिलियन। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद एफबीआई का आगे क्या प्लान है कि जो सारी आपकी स्टॉक की जो मूवमेंट है इसको रिकॉर्ड करने के बाद जो आपने उसको आइटम वाइज डिटेल प्रोवाइड करनी होगी, उसका फॉर्मेट अभी हमें नहीं बताया गया। हो सकता है अभी ये प्रेस रिलीज आई है, इसके बाद होता है कोई सर्कुलर भी इशू किया जाए, उसमें बकायदा एक फॉर्मेट या जो पोर्टल के ऊपर चेंजेस होंगी उसके बारे में बताया जाए। क्या पता कोई एक नया एनेक्जर सेल्स टैक्स रिटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिसके अंदर आपको अपनी स्टॉक रजिस्टर सिस्टम की जितनी भी डिटेल है वो सारी एंटर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जो बिजनेस चल रहा होता है उसके पास ऑलरेडी ये डिटेल अपने रिकॉर्ड मेंटेन हो रही होती है, इसमें वो आइटम वाइज डिटेल होती है, उसके अंदर इनपुट टैक्स कितना क्लेम हो रहा है। लेकिन आप पोर्टल पे जाके सिर्फ एक टोटल अमाउंट लिखते हैं कि इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना इसके ऊपर इनपुट है और इतना हमने अभी आगे क्लेम करना है, कैरी फॉरवर्ड आ रहा होता है। अब इस मूवमेंट के बाद उसको वो लिंक करेगा आपकी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के रिटर्न के साथ। इनकम टैक्स रिटर्न में भी आप अपना एक क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहे होते हैं, जैसे आप अपना कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आप जाएं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं, परचेज उसमें आप ऐड करते हैं, उसके बाद आप उसमें से अपनी जो कंजम्पशन है या फिर आपकी जो सेल होती है वो आप उसमें लेस करते हैं और उसके बाद आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये आप अपनी एनुअल रिटर्न में इनकम टैक्स में दिखा रहे होते हैं। अब ये जो आप स्टॉक दिखाएंगे अपनी रिटर्न में उसको वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ लिंक करेगा। इनका सेल्स टैक्स रिटर्न तो आपकी मंथली फाइल होती है, इनकम टैक्स आपकी एनुअल होती है। उसमें जो आपने अपनी ट्रांजेक्शन दिखाई होंगी, अपना रेवेन्यू दिखाया होगा, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से उसको मैच करेगा, आपका स्टॉक उसमें से मैच करेगा, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में जो परचेजेस आ रही होंगी उसको उससे लिंक करेगा कि आपने कितना इनपुट टैक्स रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं सेल्स टैक्स रिटर्न में और कितना आपने परचेजेस दिखाई हैं इनकम टैक्स के अंदर। अब ये सब चीजें जब वो एक 3-4 माह के ऊपर, 1 साल के पीरियड पे जब वो करने लग जाएगा, उसके बाद एक हिस्ट्री मेंटेन होने लग जाएगी। जैसे अभी अक्टूबर के ऊपर होगी, फिर नवंबर होगा, फिर दिसंबर होगा, इस तरह आगे कल चलता जाएगा, एक हिस्ट्री मेंटेन होने लग जाएगी हर टैक्स पेयर की। उसके बाद वो हिस्ट्री को कंपेयर करेगा कि इनकम टैक्स में उसने इतना स्टॉक डिक्लेयर किया, सेल्स टैक्स में इतना किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी मंथ और हिस्ट्री आ रही है उसको वो कंपेयर करेगा, जहां पे भी उसको थोड़ा सा डिफरेंस या थोड़ा एक एम्बिगुइटी नजर आएगी वो वहां पे आपको नोटिस करेगा, और उसके साथ साथ वो आपके ऊपर एक एक्शन भी ले सकता है कि आपने फेक इनवॉइसेस या फेक अगर इनपुट टैक्स क्लेम होगा तो उसमें वो अरेस्ट भी कर सकता है ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को। इसके ऊपर ऑलरेडी एक एफिडेविट की रिक्वायरमेंट एक्टिव हो चुकी है। अच्छा, अब ये जब आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी उसके साथ साथ वो एक और काम करने की बात कर रहा है, वो ये है कि जो आपका जो सिस्टम है सेल्स टैक्स का उसको वो इंटीग्रेट कर रहा है विद कस्टम
का जो इंपोर्ट का डाटा है और आपका जो विदहोल्डिंग एजेंट्स का जो रिपोर्ट का डाटा है उसके साथ कस्टम का जो इंपोर्ट का डाटा है उसके अंदर आपकी जितनी भी इंपोर्ट स्टेज पे आपने पेमेंट करनी होती है ड्यूटीज की उसकी सारी डिटेल आ रही होती है। और उसके बाद आपका जो विदहोल्डिंग एजेंट है, अब बेसिकली जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो उसमें एक इनवॉइस वैल्यू होती है। इनवॉइस वैल्यू के अंदर आप उसमें अपनी ड्यूटीज ऐड करते हैं कस्टम की, और उसके बाद आपकी वो निकलती है कस्टम वैल्यू। ठीक है, जिसके ऊपर आप अपनी कस्टम क्लियरेंस करवाते हैं। और आप कस्टम क्लियरेंस के ऊपर जो कस्टम वैल्यू होती है जो आपने पोर्ट के ऊपर पे की होती है उस पर आपका सेल्स टैक्स ऐड होता है। और उसके बाद आपकी टोटल निकलती है लोकल प्रोडक्ट वैल्यू जो आपने मार्केट में उसको लॉन्च किया। ठीक है, या आप उसको एमआरपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको स्लैश एमआरपी भी हम बोल सकते हैं कि उसमें आपका सारी चीजें शामिल होती हैं। अब इस एमआरपी में आपका सेल्स टैक्स शामिल होता है। अब जब किसी बंदे को आप चीज बेचेंगे अपने किसी कस्टमर को, अगर विद होल्डिंग एजेंट होगा उसने पेमेंट करते हुए क्या करना है, आपकी इस एमआरपी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स उसने विद होल्ड करना है एट 153, जो आपका 153 का गुड्स वाला सेक्शन है उसके अंडर वो आपकी पेमेंट करते हुए विद होल्डिंग करेगा। और वो फिर नेट पेमेंट आपको ये कर रहा होगा। ठीक है, अब उसने ये जो विद होल्डिंग स्टेटमेंट है 165 की, ये उसने जमा करवानी होती है क्वार्टरली कंपनी ने। और क्वार्टरली स्टेटमेंट में वो आपके सीएनआईसी के ऊपर बता रहा होता है कि इस एनटीएन या सीएनआईसी से मैंने ये चीज परचेज की, इतनी मैंने विद होल्डिंग की और जमा करवा दी। अब वो विद होल्डिंग का डाटा जो है बेसिकली लिंक कर रहा है एमआरपी से, और कस्टम की जो सारी इंफॉर्मेशन है उसके बाद सेल्स टैक्स ऐड होकर यहाँ पे सारा आपकी एमआरपी और फिर विद होल्डिंग कैलकुलेट हो रही है। अब जो सेल्स टैक्स के अंदर आप अपनी परचेज दिखा रहे होंगे कि आपने इतनी चीजें इंपोर्ट की या आपने लोकल इतनी चीजें बेची, उसमें से आपकी इंपोर्टेड आइटम इतनी थी, लोकल आइटम इतनी थी, जो आप चीज सेल कर रहे होंगे उसको वो लिंक करेगा आपके विद होल्डिंग के डाटा से जो उसको रिसीव हो रहा होगा बाय द विद होल्डिंग एजेंट्स। उसमें वो दिखा रहे होंगे कि हमने इतनी पेमेंट के ऊपर इतना टैक्स विद होल्ड किया इतनी इनवाइस के ऊपर। वो जो इनवाइस होगी वो आपकी सेल होगी, उससे उसको मैच करेगा। अब ये सेल्स इसका डाटा इनकम टैक्स से भी लिंक किया जाएगा, कस्टम इंपोर्ट से भी लिंक किया जाएगा, इसके साथ विद होल्डिंग एजेंट्स की जो रिपोर्ट है उससे भी लिंक किया जाएगा। तो एक कंप्रिहेंसिव जो है वो एक कह सकते हैं एनालिसिस एफबीआर करने की बात कर रहा है थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0, जिसको स्टॉक रजिस्टर सिस्टम का नाम दिया गया है। अब ये सब चीजें करने का फायदा क्या होगा, इससे होगा कि आपकी जो टैक्स इवेजन है उसको मिनिमाइज करने की बात की जा रही है। आपके जो रिसोर्सेज हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो विद इन द एफबीआर रजीम आती है कि उसमें जितनी उसके टारगेट्स हैं उसकी एक प्लानिंग उसके लिए बेहतर हो जाएगी। जहां पे लूप होल्स आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना उसके लिए आसान हो जाएगा कि मैं इनकम टैक्स को सेल्स टैक्स के साथ, तो मैं सेल्स टैक्स को डिफरेंट कस्टम की जितनी भी ड्यूटीज हैं या उनके जो डाटा है और विद होल्डिंग एजेंट की रिपोर्ट के साथ मैच करके वो एक लूप होल आइडेंटिफाई करेगा, फिर वहां पे फोकस करेगा कि कहाँ पे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। उसके साथ साथ जो आपकी रेगुलेशंस के साथ जो कंप्लाइंस है वो इंश्योर की जाएंगी, क्योंकि सेल्स टैक्स के लॉ मौजूद है, इनकम टैक्स का लॉ मौजूद है, कस्टम का लॉ मौजूद है, हर चीज का लॉ अवेलेबल है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लाइंस देखें तो वो काफी ज्यादा वहां पे लूप होल्स अवेलेबल हैं। अब ये थोड़ा स्मार्टली जो है वो एफबीआर इन सब चीजों को देख रहा है और इसमें मॉनिटर करने की बात कर रहा है। अब इसके साथ साथ आप सबको याद होगा कि एक ताजर दो स्कीम भी लॉन्च की गई थी जिसके ऊपर काफी देर तक बात की गई। उसमें डिफरेंट लोगों के बिजनेसेस को भी फाइन भी किया गया, सील भी किया, लेकिन उसमें जो बिजनेस कम्युनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं उन्होंने काफी एहतजाज किया। और इस स्कीम को अब मतलब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं रही कि हम ये कहें कि इसमें आगे फर्दर प्रोग्रेस हो सकती है। जितने भी मैक्सिमम ये हो सकते थे वो एफबीआर ने उस पर कर दिए, लेकिन कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं, काफी लोगों ने रजिस्टर भी नहीं करवाया रेवेन्यू कलेक्शन, तो बात की बात है। तो अब ताजे दो स्कीम के बाद ही हो सकता है कि इस स्कीम को लॉन्च करने की बात इस वजह से की गई हो कि वो वाला जो सिस्टम था हमारा है कि हम बिजनेसेस को टैक्स नेट में लेके आए जो भी रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा सिस्टम जो स्टॉक सिस्टम है, रजिस्टर सिस्टम, इसके पीछे अगर हम सिर्फ एफबीआई ये करें कि जो पॉज सिस्टम इंटीग्रेशन का है वो अगर टीयर वन रिटेलर्स पे जो एप्लीकेबल है उसको आप पूरी इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई कर दें फेज वाइज, उसमें जो भी सेल पंच हो वो पॉज के थ्रू रिपोर्ट हो जाए एफबीआई को। उसमें आपको मॉनिटरिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं करनी पड़ेगी या इतना आपको बड़ा सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने पॉज इंस्टॉल करवाना है हर बड़े एक सेक्टर के ऊपर जो भी वो सेल करे और उसके अंदर वो रिपोर्ट हो रही हो। लेकिन जो एक छोटे लेवल पे दुकानदार वगैरह काम कर रहे हैं उनके ऊपर चैलेंज आ सकता है। तो ये सारा एक मिक्स सिस्टम होगा। इसको ताजे दो स्कीम के बाद ही एक एक्सटेंशन, इसको 2.0 का नाम दिया गया स्टॉक रजिस्टर सिस्टम का। तो हो सकता है कि इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस अभी आगे देखने को मिले, हो सकता है कुछ कंप्लाइंसेस बेहतर हो जाए, कुछ टैक्स के जो मसले हैं वो बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह जैसी कोई अपडेट आती है विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक इन टाइम अपडेट्स रिसीव होती रहें। अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।